अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक जो है ना वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हम इसको समझेंगे और साथ साथ आपकी नोट्स मेकिंग भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ना इसको कौन कौन से जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने दिया है। ये पॉलिटिकल साइंस का जो फ़िलासफ़ी वाला पोर्शन है ये उसमें से लेक्चर बनाया गया है। आउटलाइन के अंदर आपको मिल जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से। तो इसमें हमारे पास जो फेमस है ना फ़िलासफ़र्स वो है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रोज़ो। ये थॉमस हॉब्स और जो जॉन लॉक है ना ये इंग्लैंड के थे और जो रोसो था ना ये फ्रेंच था। तो इसमें जो है ना हमने इसलिए इसको चूज़ किया क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के सीएसएस के तो उसमें मैक्सिमम बार इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, या फिर जो ये है ना तीन इनके रेफरेंस से, इन तीन फिलोसफर्स के रेफरेंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ स्टेट या गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट इस्टेब्लिश they will assume in past assumption basis right or wrong। ठीक है, किस तरह बनी थी, मकसद क्या था, किस तरह होनी चाहिए। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स का कंसेप्ट देखते हैं। जो थॉमस हॉब्स है ना 1588 के अंदर इनकी बर्थ हुई और जब ये पैदा हुए तब जो सुपर पावर था वो स्पेन था। इंग्लैंड और स्पेन जो थे ना ये वर्ल्ड वार के अंदर थे, जिसको हम वो भी कह सकते हैं स्पेनिश आर्मेडा। इंग्लैंड को डिफीट हुई और मतलब इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन, इंग्लैंड ने जो है ना स्पेन को शिकस्त दे दी। और जो ये है हमारे पास थॉमस हॉब्स, तो ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड को इधर क्या हुई, विक्ट्री हुई। मी एंड फियर बॉर्न्स ट्विंस, क्योंकि उस वक्त स्पेनिश आर्मेडा हो रहा था। तो और थॉमस हॉब्स कहते थे कि मैं और खौफ जो है ना इकट्ठे पैदा हुए या हम दोनों जुड़वा है। 1642 के अंदर जब इंग्लैंड के अंदर सिविल वार हुई, किंग वाज बी हेडेड। उस वक्त चार्ल्स जो थे ना वो किंग थे, और जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने क्या देखा, ही सा द ईरा ऑफ थ्री किंग्स इन इंग्लैंड, चार्ल्स वन, चार्ल्स टू एंड जॉन्स वन, ये मतलब जेम्स वन। चार्ल्स अव्वल, चार्ल्स दोम और जेम्स अव्वल का इन्होंने दौर देखा, तीन बादशाहों का। और ये मोस्ट टर्बुलेंट इरा थी इन इंग्लैंड, मतलब ये पीस की तरफ इनका जो है ना ज़्यादा रुझान होगा या झुकाव होगा। सबसे पहले ये क्या कहते हैं, इनका जो कंसेप्ट है ना, इनकी जो फिलोसफी है वो ह्यूमन नेचर। ये कहते हैं बाय नेचर ह्यूमन इज़ कनिंग, सेल्फिश, इगोइस्टिक, ब्रूटल, नास्टी, इमोशनल एंड कॉम्पिटिटिव। मतलब ये कहते हैं कि इंसान जो है ना सेल्फिश है, ही ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज ओन इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स। मतलब ये दूसरों की परवाह किए बगैर ये सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट को है ना वो प्रेफर करता है। मतलब ये इनकी पेसिमिस्टिक सोच थी, ये डार्क पिक्चर ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट करते हैं। बाय नेचर ह्यूमन इज़ डार्क, इनके मुताबिक। दूसरा ये स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो नेचुरल स्टेट है व्हेन नो लॉज वाज देयर, ये कहते हैं जो स्टेट है ना वो नेचुरल स्टेट है, अगर कोई लॉ नहीं होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, क्यास होगा। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर हम देखें ना तो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किसने की है, जो है ना ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनको हम इनके क्रिटिसिज्म के अंदर ले सकते हैं। दो सेक्रीफाइस देयर लिबर्टी फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी डिजर्व्स नाइदर लिबर्टी नॉर सिक्योरिटी। तो हम आगे देखते हैं कि थॉमस हॉब्स का कंसेप्ट किस तरह है। इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वाज अ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ जस्ट एंड इनजस्ट, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। इन द स्टेट ऑफ नेचर माइट वाज राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो डार्विन ने कहा था, इनके जो कंसेप्ट है स्टेट का वो था नेचर ऑफ स्टेट के बारे में या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। उसके बाद दिस विल कंटिन्यू एज इफ़ ह्यूमन वाज नॉट एज रैशनल बीइंग, मतलब ये इसलिए क्योंकि ह्यूमन जो है ना एक रैशनल बीइंग नहीं होता। हालांकि जो ह्यूमन है वो अक्ल शऊर रखता है, इज़ अ रैशनल बीइंग। ह्यूमन स्टार्ट थिंकिंग अप टू व्हाट एक्सटेंट माई लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज़ इनसिक्योर, वी डू अ कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू इट वी मेक अ sovereign यानी अथॉरिटी, in front of which we exercise our rights, loss of property and violence cause death। फुल सोवरन कर देंगे स्टेट को, तो इन फ्रंट ऑफ इट सोवरेनिटी हमारे पास, हम जो है ना स्टेट को अपने सब कुछ सरेंडर करेंगे, उसके बरअक्स स्टेट हमें क्या देगी, वो हमें राइट्स देगी। और हमने उसके लिए क्या किया, अपनी लिबर्टी सरेंडर की, मतलब हमने राइट्स हासिल करने के लिए स्टेट के सामने अपनी लिबर्टी को सरेंडर किया। तो ये इनका जो है ना ये स्टेट का कंसेप्ट ये था। और ये कहते हैं कि अगर वो रूल्स एंड लॉज नहीं होंगे तो फिर जो स्टेट होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो हमें पता है क्या करेगी, लॉलेसनेस होगी, हर तरफ जंगल का कानून होगा, माइट इज़ राइट होगा। मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं थॉमस हॉब्स। ठीक है,
मतलब ये एब्सोल्यूट पावर या सिर्फ किसको देता है, सोवरन को देता है। उसके बदले में क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होगी। तो ज़िम्मेदारी क्या है, इसका एंड क्या है, मतलब क्या होगा, फिर हमारे पास लॉज होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होंगी और फिर पीस आएगा। क्योंकि इसके दौर के अंदर सारी वो थी ना, वार्स वगैरह थी, तो ये उनके ख़िलाफ़ था और ये क्या चाहता था कि पीस हो। पीस क्या होगा कि अगर सिविल वार्स नहीं होंगी, हर कोई अपनी अपनी में नहीं पड़ा होगा, एक सोवरन को पावर देंगे और उसके सामने हम अपनी लिबर्टी को सरेंडर करेंगे। उसके बदले में वो जो सोवरन है, मतलब वो जो गवर्नमेंट है, वो जो लॉ है, वो हमें क्या देगा, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देगा, मतलब पीस देगा। यू हैव नो राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द सोवरन। और उसके बाद में लिमिटेड राइट ऑफ रेवोल्यूशन होगा। मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ जो है ना बिल्कुल सोवरन के ख़िलाफ़ हो जाए, मगर एक लिमिटेड राइट ऑफ रेवोल्यूशन आप रखते हैं। अब सोवरन क्या है, एक ये सोवरन है मतलब स्टेट है और उसके दरमियान में हम रहते हैं, ये हमें प्रोटेक्शन और लाइफ की प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। अब इसका कंक्लूजन या इसका खुलासा क्या है, इंसान बाय नेचर जो है ना मॉन्स्टर है, छोटा सा, हैज़ नो राइट, हैज़ नो फ्रीडम, सिर्फ पीस चाहिए इसको। मतलब इसको छोटे मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, बिग मॉन्स्टर होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट। बाय नेचर ह्यूमन इज़ अ मॉन्स्टर, सरेंडर योर लिबर्टी फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी और पीस। ये इसका कंसेप्ट था थॉमस हॉब्स का। उसके बाद हम चलते हैं जॉन लॉक की तरफ। तो जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक ये इधर जब जॉन लॉक पैदा हुआ था ना, या उसका जब दौर था, तो ब्लडलेस, ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन चाहता है। और क्या चाहता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन चाहता है। ये कहते हैं कि जो बादशाह है ना वो वॉलंटरली पावर सरेंडर कर दे टू पार्लियामेंट। जो जॉन लॉक है ना ये ऑप्टिमिस्टिक है, जबकि थॉमस हॉब्स जो था ना उसने डार्क नेचर ऑफ ह्यूमन को प्रेजेंट किया था। ये ऑप्टिमिस्टिक है, इसको हम फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब इसके मुताबिक जो है ना ह्यूमन नेचर वो कैसी होनी चाहिए, बाय नेचर ह्यूमन इज़ गुड, सिंपल, कोऑपरेटिव एंड सिंपैथेटिक। स्टेट ऑफ नेचर क्या है इसके मुताबिक, इसने जो है ना वर्ड बाइबल यूज़ की है। फर्स्ट ह्यूमन एडम थे, नोन अबाउट द सोसाइटी, उनको सोसाइटी की समझ थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैन वाज सोशल, शुरू से इंसान सोशल था, पॉलिटिकल नहीं था। मतलब नेचुरल लॉ परजिस्ट करते हैं इसके मुताबिक। और क्या कहते हैं, अंडर नेचुरल लॉ एवरीबॉडी वाज इक्वल, नेचर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दोज रिसोर्सेज। इसके जो है ना हमारे पास नेचुरल लॉ परसिस्ट, इसके तीन मेजर ड्रॉबैक्स हैं। अगर इसकी एब्सेंस होगी तो हमारे पास क्या होगा, लेजिस्लेचर नहीं होगा, एग्जेक्टिव नहीं होगी, जुडिशरी नहीं होगी। तो जो है ना वो खामियां हैं ख़त्म करेंगे, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि ये तीन चीज़ें नहीं है नेचुरल लॉ के अंदर, तो हम ये खामी हैं, इनको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होगा, सोवरन इज़ अ फॉर्म यू, सोवरन जो होगा ना वो आपसे होगा। यूज़ रिप्रेजेंटेशन फॉर सोवरन्स, यानी सोर्स यूज़ करेंगे सोवरन को बनाने के लिए या उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। विच मेक लॉ एंड इम्प्लीमेंट लॉ, जो कि हमारे पास लॉ बनाएगा और लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। लॉ फिर क्या करेगा, लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी, इनको इनको जो है ना वो सिक्योर करेगा। और उससे फिर हमारे पास क्या होगा, इफ़ सोवरन मेक द लॉ अगेंस्ट यू, यू कैन रिवोल्ट, इट इज़ अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो जॉन लॉक के मुताबिक अगर सोवरेन जो है ना ऐसे लॉज बनाता है जो कि आपकी लिबर्टी को या फिर आपकी जो है ना फ्रीडम को या प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ जो है ना रिवोल्ट कर सकते हैं। मतलब ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सोवरेन रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दोनों के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमने थॉमस हॉब्स को तो डिस्कस कर चुके हैं, तो जॉन लॉक का भी हमने डिस्कस किया है, तो इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस देख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, हम इसमें अब इसको क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक को। उसके लिए हम एक पैरा लिखेंगे उनकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर, एक पैरा लिखेंगे ईयर ऑफ देयर टाइम के ऊपर, ह्यूमन नेचर लिखेंगे दोनों की कि ह्यूमन नेचर के बारे में दोनों क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में दोनों क्या कहते हैं, नीड फॉर कॉन्ट्रैक्ट क्यों है दोनों के मुताबिक, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होनी चाहिए, यूनिलेटरल होनी चाहिए, बायलैटरल होनी चाहिए। और उसके बाद हम इसके जो सेवंथ जो है ना हेडिंग, वो ये बनाएंगे मॉडर्न इंडिकेशंस। कि मॉडर्न इंडिकेशंस क्या कहती हैं, टोटलिटेरियनिज्म रिजीम होनी चाहिए जैसे कि नॉर्थ कोरिया, या इसको हम फैशिज्म भी कह सकते हैं, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए यानी पार्लियामेंटेरियन सिस्टम होना चाहिए। तो इस तरह फिर हम दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और थर्ड जो फ़िलासफ़र है उसकी तरफ, पॉलिटिकल साइंस के थर्ड फ़िलासफ़र की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, जे रोसो। ये फ्रेंच फ़िलासफ़र थे और इन जो ये है ना ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे इनका हाथ था। इनका नज़रिया क्या है, केव मैन वॉज बेटर दैन टूडेज़ मटेरियलिस्टिक मैन। यानी ये एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहते हैं, ग्रीडी नेचर क्योस काज करती है, वॉर ऑफ
ये हमेशा जो है ना, ये हमेशा वार के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या करती है, वो इंसान को करप्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू रोसो। और जो हमारे पास ग्रीडी नेचर है, ये हमारे पास कास करती है और वॉर्स की तरफ इंसानियत को ले जाती है। द स्टॉप क्यास वी मेक आ स्टेट दैट मैच आवर ऑल फ्रीडम, गो बैक टू केव्स, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट नियो। ये कहते हैं कि हमें या तो वारों में वापस चला जाना चाहिए अगर हम फ्रीडम और मतलब टोटल फ्रीडम चाहते हैं, या फिर हम टोटल जो है ना लिबर्टी चाहते हैं, या फिर हमें जो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए तो जो जिसमें जनरल विल इंक्लूड हो। ही कैटेगोरिकली रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ होब्स। ये जो हमारे पास होब्स के कंसेप्ट को कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। ये कंप्लीट फ्रीडम को सरेंडर नहीं करना चाहते। ठीक है, और लोग जो है ना वो पार्शियल सरेंडर करना चाहते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ये था ना कंसेप्ट हॉब्स का, वो ये चाहते थे कि कंप्लीट जो है ना फ्रीडम सरेंडर की जाए और उसके बदले में हमें क्या वो पीस मिले। और जो लॉक थे ना वो क्या कहते थे, पार्शियल फ्रीडम जो है ना उसको सरेंडर किया जाए और उसके बदले में हमें क्या मिले, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। जबकि जो ये है ना हमारे पास रोज़ो, ये कहते हैं हमें कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए और हम सरेंडर भी कुछ नहीं करेंगे। तो अब ये क्या कहते हैं, कम्युनिटी सरेंडर इट्स राइट्स नॉट टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बट टू कम्युनिटी इट्सेल्फ। ये कहते हैं कम्युनिटी सरेंडर करे अपने राइट्स, पर किसी शख्स को या किसी ग्रुप को ना करे बल्कि खुद कम्युनिटी को करे। नो दिस कम्युनिटी विल बिकेम अ पर्सन, यानी बॉडी पॉलिटिक। इन्होंने उस जो वर्ड है उसके लिए क्या यूज़ किया है, बॉडी पॉलिटिक। हमारे पास पैसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिटी कहते हैं, स्टेट को कहते हैं, और एक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिटी क्या होती है, वो सोवरन होता है। मतलब पैसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिटी भी और एक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिटी भी क्या पीपल खुद ही हों। पीपल क्या होंगे, उसके अंदर हमारे पास सिटीजन्स होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे। सिटीजन्स क्या होंगे, व्हेन फॉर्म लॉ सोवरन होंगे, और व्हेन फॉलो लॉ तो ये स्टेट बन जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स व्हेन फॉलो द लॉ दे आर कॉल्ड स्टेट। तो सोवरन भी खुद हो गए, स्टेट भी खुद हो गए। अब कम्युनिटी हैज़ पर्टिकुलर विल, यानी अगर कम्युनिटी पर्टिकुलर विल रखती है तो उसके जो वो पर्टिकुलर लॉ फॉर्म करेगी। अगर पर्टिकुलर विल के ऊपर अमल नहीं करती तो उसका लॉ भी फॉर्म नहीं होगा। मतलब ये कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि वो लॉ बनाए या ना बनाए अपनी विल के मुताबिक। और कम्युनिटी एग्री ऑन स्पेसिफिक विल, तो जनरल विल तो लॉ फॉर्म होगा। अगर कम्युनिटी पर्टिकुलर विल रखती है तो फिर लॉ फॉर्म नहीं होगा। अगर कम्युनिटी जनरल जो स्पेसिफिक विल है उसके ऊपर एग्री कर जाती है तो फिर जनरल विल के ऊपर एग्री कर जाती है तो फिर हम लॉ फॉर्म करेंगे। आई ओबे द जनरल विल, general will is my will. If I obey my will it means that I obey myself, and if I obey myself it means that I am free। तो ये इनका कंसेप्ट था जे रोसो का। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट साइड पर। अब हमारे पास जो फ़िलासफ़र हैं उनके अंदर आता है वोल्टायर। उन्होंने एक बुक लिखी कैंडिड, कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन। ये हम एक उधर वो दे सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। और हमारे पास क्या है, आइडियलिज़म पॉसिबल नहीं है और रियलिज़म जो है ना वो प्रैक्टिकली अप्लाई या ऑपरेट करके दिखाओ। तो इसको जो है ना वो चैलेंज किया गया है। तो अब ये उसका आंसर भी देगा। टू ऑपरेट दिस पॉलिटिक बॉडी मेजोरिटी वोट इज़ बाइंडिंग, यानी माइनॉरिटी फिर कहाँ गई, और व्हाट अबाउट देम। ये सिर्फ मेजोरिटी को वो करता था ना फोकस, तो फिर माइनॉरिटी को भी तो देखना चाहिए। माइनॉरिटी ये क्या क्या कहता था कि माइनॉरिटी इज़ रॉन्ग, दे मस्ट नॉट बी अलाउड, दे मस्ट बी फोर्स टू फ्रीडम। ये कहता था कि माइनॉरिटी जो है ना वो हमेशा गलत होती है। टेल अस अबाउट, फिर इससे क्वेश्चन किया गया कि टेल अस अबाउट यूर लेजिस्लेचर, अपने हमें लेजिस्लेचर के बारे में बताओ कि वो कैसा होगा। तो ये क्या कहते हैं कि लेजिस्लेचर मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ होल कम्युनिटी। इसमें क्या होगा, बिग असेंबली होगी, कहाँ बनाएंगे, बिग हॉल होगा सिटी के अंदर। ठीक है, मेक सिटी स्टेट्स देन। तो इसका ये जो था ना, इसका कंसेप्ट ये था कि हम पता क्या करेंगे, सिटी स्टेट्स बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे और उनके अंदर जो है ना वो रूल और लागू करेंगे। और उसमें एक हॉल होगा जहाँ पे वो कानून बनाएंगे, सारे लोग बैठ के कानून बनाएंगे। हु विल डिफेंड द सिटी स्टेट इन दिस इरा। तो अब जो दौर चल रहा है इसमें बड़े बड़े मुल्क हैं, तो अब इसमें किस तरह अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, ये अनआंसर्ड रहा है अब तक। क्योंकि वो जो कहता है ना इतनी सी स्टेट बनाए जिसके अंदर 7-8 हज़ार लोग हों, तो क्या फिर वो अपने लेजिस्लेचर बनाएंगे, जुडिशरी में बैठेंगे, या फिर अपने उसको सिटी स्टेट को डिफेंड करेंगे। तो ये फिर उसका ये जवाब नहीं दे सका। इस बंदे के इरादे क्या हैं और वो समझा क्या रहा है। ये कह रहा है कि 200 इलेक्टेड पीपल जो है ना वो ऐसे लॉ फार्मूलेट नहीं कर सकते आपके लिए। दे मेक लॉ टू प्रोटेक्ट देयर ओन बेनिफिट्स। जो वो ग्रुप ऑफ पीपल है वो सिर्फ आपके लिए लॉ नहीं बनाएंगे, हालांकि वो ऐसे लॉज बनाएंगे जिसमें वो अपने बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम आपने क्या करना है, आपने किसी
किसी की भी जो है लेजिस्लेटिव पावर नहीं देनी, अपने हाथ में रखनी है। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। जब किसी इदारे को देंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। मतलब ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया वगैरह के अंदर है। ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट पीपल इन लॉ और लॉ मेकिंग। ये चाहते हैं कि जो है ना हमारे पास जो लोग हैं ना वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें लॉ मेकिंग के अंदर। अब उसमें क्या होता है, जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह और ऑस्ट्रिया वगैरह, उनके अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं और हर प्रोविंस जो है ना अपना कंट्रोल खुद रखते हैं। फिर जो है ना वो अपनी जो है ना पावर वो उसके साथ शेयर करते हैं आपस में अंदर ही। तो इस तरह क्या हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि उधर जो भी होता है ना वो बेसिक लेवल से होते हैं कि हमारे पास जो पीपल लोग होते हैं वो डायरेक्ट जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी लॉ को बनाने के लिए या किसी भी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो इसका कंसेप्ट, रोसो का कंसेप्ट ये था। उम्मीद है कि आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ आ गई होगी। हाफिज़।